नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आज आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान 2023 का सफर हम लोग अंतिम दौर पर चल रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे 1947 की, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि स्वतंत्रता और समानता के साथ 1950 का अधिनियम हम सभी के जाति, धर्म, गोतिया और समाज के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जब भी वैदिक सभ्यताओं की बात करेंगे तो चाहे पूर्व वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल, इसी बीच में 200 वर्षों का जो आंकड़ा माना जाता है 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का, जिसमें ब्राह्मणवाद का भी नाम दिया गया, जिसकी पुष्टि हालांकि कोई भी समाज नहीं करता, लेकिन किताबी आंकड़ों से हम लोग इनकी अवलोकन करते हैं। आज जो मुद्दा है उस मुद्दे पर हम लोग आते हैं, जिनका नाम है आदिवासी कहाँ, दलित कहाँ, पीड़ित कहाँ, गरीब कहाँ। इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज हमारे साथ 3 पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक दलित के तौर पर, एक समाज का अगुआ के तौर पर आज पहले पैनलिस्ट का हम लोग स्वागत करेंगे, राजेश राम जी का। दूसरे हमारे पैनलिस्ट के तौर पर हैं जयराम दास जी, लगातार मुखर और प्रखर होकर जिन मुद्दों को समाज के बीच में रखते हैं, ना तो किसी दल से इनका नाता है, लेकिन हो सकता है भविष्य में नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े, उनका भी हम लोग स्वागत करेंगे। तीसरे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रविंद्र पांडे जी, उनका कोटि कोटि हमारे चैनल पर स्वागत है और हम लोग जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आज हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। समाज की जब हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता और समानता दो ऐसी कड़ी है जहां कहीं ना कहीं समाज को एक नया प्रावधान और एक नया आयाम देती है। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर हम लोग आज इस पैनल पर आप सभी का स्वागत करेंगे। पहले तो राजेश राम जी से हम लोग जानना चाहेंगे। राजेश जी, बहुत निचले पायदान के तकबे से आपने अपने आप को देखा है और आज आप कहीं ना कहीं आम जनता का जनहित चीज़ों को लेकर सामने आने की जब भी प्रयास करते हैं, तो क्या वो शब्द आज भी चुभता है क्या? पहले तो आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद कि आपने बुलाया। देखिए, निश्चित तौर पर चुभता है। कारण है कि दिन प्रतिदिन अभी भी घटनाएं कम नहीं हो रही है, ना ही प्रताड़ना कम हो रही है। आप देखते होंगे, आए दिन पेपर में पढ़ते होंगे, अपने क्षेत्र के अगल बगल में भी ऐसे घटनाएं अनेकों होते रहती हैं, आप लोग देखते होंगे। तो निश्चित तौर पर ये अभी भी एक पिन की तरह चुभती है। जयराम जी, क्या कहेंगे? ये जो शब्द है पिन की तरह चुभना, सबसे पहले मैं व्योम टीवी के तमाम दर्शकों को धन्यवाद देता हूं और आज इस मुद्दे पर व्योम टीवी के एंकर महोदय हम लोग से सवाल कर रहे हैं। इस मुद्दे को उठाने के लिए चूंकि ये बहुत साहसिक कदम है, मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। रामायण काल से लेके अभी तक दलित, आदिवासी, वंचितों को सिर्फ छला ही गया है। जिस रामराज का बात लोग करते हैं, आज मैं मुखर रूप से बोलना चाहता हूं कि उस रामराज में भी दलित छले गए थे और इस रामराज में भी दलित छले जा रहे हैं। सरकार 1947 से लेके अभी तक चाहे जिस किसी की भी रही, दलितों के साथ अन्याय होता रहा है। भेदभाव दलित, आदिवासी, वंचितों के साथ होता रहा है और हमें नहीं लगता है कि ये भेदभाव कभी खत्म होगा, क्योंकि अपने ही समाज के कुछ दलित चापलूसों के द्वारा हमें दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है और हम अधिकांशतः लोग, लगभग 70% लोग जो हैं वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। वो क्या सोचे, अच्छी चीज सोचना चाहते हैं, लेकिन अपने ही लोग उसको दिग्भ्रमित करते हैं। क्या कहेंगे रविंद्र पांडे जी इन सारी चीज़ों को, जो कि मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय आपने देखा है समाज को, और मैं तो यूं कहूं कि 70 से 75 आपने सावन देखा, ठंडा देखा, गर्मी देखा, बरसात। क्या लगा कि दलित आज भी उसी स्थिति में है जहां कल थे? मैं पहले आपके टीवी चैनल को धन्यवाद देता हूं तथा आपको भी धन्यवाद, इस चैनल के माध्यम से आज हमको बोलने का मौका दिए आप। इसमें देखिए, हम जो आज इतने दिनों से देखते जो आ रहे हैं,
दलित समाज के साथ कुछ ऐसे राजनीतिक हमारे हिंदुस्तान में उठा है जो बिल्कुल गलत है, वो होना नहीं चाहिए। और हम अपने ब्राह्मण होते हुए भी समाज को, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे मध्य वर्गीय हो, चाहे ओबीसी हो, हम सभी समाज को एक बराबर मान करके चलते हैं। और सभी समाजों के यहाँ हम, क्या ये वर्तमान में स्थिति आपको देखने मिलता है? वर्तमान में देखिए, जो आजाद तो हम हो गए, हाँ, लेकिन आज 2023 का सफर में भी ये मन में जो पीड़ा है, आखिर क्यों है दलित के मन में? ये पीड़ा जो है सो सरकार हमारी जो वर्तमान है, ये गलत नीति और गलत आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इस चीज को होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इस सरकार को आप जो दोष दे रहे हैं, पिछले 9 सालों से ये सरकार है, इससे पहले तो आपकी सरकार रही, आखिर किनके साथ चला हुआ? हमारे सरकार तो बराबर नारा देते रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। क्या इस चीज को नहीं मानने को तैयार हैं जयराम जी? क्या? बिल्कुल नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी छला है। एक महज आयोग का गठन करके और दिवा स्वप्न दिखा के दलितों को, मैंने पहले भी कहा कि रामायण काल में शंभुक ऋषि को भी छल से आहत किया गया था, हत किया गया था। और आज जो है कितने शंभुक, चाहे रोहित वेमुला हो, और कितने रोहित वेमुला जैसे लोग लड़के मारे जाते हैं। यहाँ जिम्मेवार कौन है? जिन चीजों को आप रख रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सबसे बड़ी जिम्मेवार तो मैं कहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकारें भी हैं, क्योंकि विधि आयोग, न्यायिक सेवा में भी रिजर्वेशन, जिसको आरक्षण हम कहते हैं, वो होना चाहिए था, क्योंकि एक विशेष वर्ग का न्यायिक सेवा में कब्जा है। आज के डेट में, आज की तारीख में जो भारतवर्ष की न्यायिक प्रणाली है, यहाँ जाति धर्म देख के न्याय किया जाता है। यहाँ तो हीरा चोरी करने वाले को बेल मिल जाता है, लेकिन हीरा चोरी करने वाले को सजा दी जाती है। अच्छा, 25% जनसंख्या होने के बावजूद भी राजेश जी, आज पूरा दलित अपने आप को वंचित के ही नाम से समाज में रखता है। देखिए सर, बाबा साहब का 3 मूल मंत्र था। जब तक हम लोग वो 3 मूल मंत्र को नहीं अपनाएंगे, निश्चित तौर पर हम लोग चले जाएंगे। हम लोग जरूर ब्लेम दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में भी देखने की आवश्यकता है अभी हम लोगों को। हम लोग आज जो हम लोग दलित कहते हैं, हमारे दलित समाज के अनगिनत पार्टियां हैं जो अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता वो चाबी है जो विकास के हर दरवाजे को खोलता है। आज हम लोग दूसरे के दरवाजे पर जाते हैं। बाबा साहब इसीलिए पृथक प्रतिनिधित्व का डिमांड कर रहे थे 1932 में। साइमन कमीशन की बैठक में चाहते थे बाबा साहब कि पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले दलितों, लेकिन पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिलने का ये कारण है। बाबा साहब अपने ही समय में, अपने जीवन काल में ही कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अपने समाज के लोगों से कहा था, दूसरे लोगों से नहीं कहा था। अच्छा, तो अभी अगर वर्तमान में स्थिति है, उस समय की तो बात बहुत अलग थी। आज तो सब घरों की अगर आप तुलना करें तो एजुकेशन मुझे लगता है हर दरवाजे तक पहुंचा है। एजुकेशन 25% होने के बावजूद भी ये वंचित है। एजुकेशन हर दरवाजे पर पहुंचा, उसी के अकॉर्डिंग स्वार्थ भी हर दरवाजे पर पहुंचा। अच्छा, आपका कहना है कि जितना आपको दूसरे जाति लोगों ने नहीं छला, आप अपने जाति के नहीं, निश्चित तौर। देखिए, मेन है, ये नहीं कहते हैं कि दूसरे लोगों ने नहीं छला। दूसरे लोग तो आज भी हमको पीछे रख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यूनाइट होकर लड़ने की आवश्यकता है। जब तक हम लोग यूनाइट होकर नहीं लड़ेंगे, तब तक अधिकार नहीं मिलेगा। अधिकार तो बाबा साहब। यूपी की एक घटना आपको याद होगा कि कोई एक व्यक्ति रोड पर बैठा हुआ था, उस पर कोई आदमी उसके माथे पर, उसके शरीर पर पेशाब कर देता है। जी सर। आज 2023 का यह घटना 2023 का यह घटना है, और फर्जी तरीके से उसको नहला धोला के उसको सम्मानित भी किया जाता है।
फर्जी तरीके से उस आदमी से भी नहीं मिला जाता है। आज ऐसे अनेकों घटना अच्छा, है। नेशनल कमीशन जो बना आप लोगों के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आगे बढ़ाने के लिए, क्या वो काम से आप लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं दिखते? देखिए, पूर्णतः वो केवल मेन है कि कलम कागज पर वो फॉर्मेलिटी किया जाता है। सही लोग जो समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, समाज के अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, उनको वो अधिकार नहीं दिया जाता है। वो उन्हीं IAS IPS, जैसे आज देखिए कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर जो पद को बैठाया गया है आदिवासी महिला है, लेकिन उसको भी रिमोट से चलाया जा रहा है। आप इतना बड़ा सांसद भवन का उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया गया, शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। तो निश्चित तौर पर आपको सारा चीज आपको व्यवस्था दिखाया जाता है, लेकिन दिया नहीं जाता है। जयराम जी, जहां तक हम लोग आर्टिकल 17 की बात करते हैं, अस्पृश्यता का कानून अपने पास है, क्या आज भी मानते हैं कि छुआछूत जैसी चीजें आपके अपने निजी लाइफ में भी कभी गुजर जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, जहां मैं पैदा लिया हूं, वो टुंडी विधानसभा का एक गांव है जो धनबाद कतरास थाना के अंतर्गत ही पड़ता है। उदलबनी गांव का नाम है। उस जगह पे हम लोग, हमारे गांव में मात्र एक घर स्वर्ण जाति का है, मतलब वो पड़ोसी गांव में, और नहीं तो पूरा जो है OBC का गांव है। लेकिन वहां हम लोगों के साथ व्यवहार इस तरह का किया जाता था कि साइड हो जा, छुआओ मत हमसे, छू दोगे तो पता नहीं क्या आ जाएगा, कौन जला आ जाएगा या ऊपर से कोई बिजली गिर जाएगी। इस तरह का आदमी के साथ घृणा भाव, जाति, एक विशेष जाति के चलते, जबकि उन लोगों से हम लोग पढ़े लिखे, कद काठी में भी, चेहरा मोहरा में भी हम लोग उससे सुंदर दिखते हैं, बावजूद हम लोग के साथ ऐसा घृणा वाला भाव अभी भी अधिकतर जगह पे खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, क्या राजेश जी, आप मानेंगे आज भी आपको वो स्वतंत्रता और समानता महसूस या अनुभव नहीं होता है जो अंदर से आप करना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आज भी बहुत जगह ऐसा है जहां आपको स्वतंत्र भाव आज भी नजर नहीं आता, लेकिन ये सारे जगह और सारे लोगों पर लागू नहीं होता। कुछ लोगों की मानसिकता है, तो निश्चित तौर पर अगर हम लोग चाहेंगे, प्रयास करेंगे, अपने आप को बदलेंगे, तो निश्चित तौर पर वो ठीक हो जाएगा। और अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन कुछ जगहों पर ये नहीं देखने को मिला। हाँ, कुछ जगहों पर या हमारे बाकी जो समुदाय में, व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ वो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे जो समुदाय के लोग हैं उनके साथ आज भी हो रहा है। जैसा कि आप अपने खुद घटना को बताया कि उनके सर पर पेशाब करना, कोई तुक नहीं बनता था कि उसके सर पर पेशाब करने के लिए बहुत सारे जगह सरकार टॉयलेट दे रही है भाई घर घर में, बावजूद, तो मतलब ये क्या है कि अपने मन का भड़ास को हम उतार रहे हैं उस पर। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं जो गलत है। अच्छा पांडे जी, कैसे हमारा समाज बदलेगा? मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात आज भी एक प्रश्न चिन्ह बनी हुई है, कैसे बदलेगा समाज हमारा? देखिए सर, समाज वो एक ऐसा चीज नहीं है जो आप समाज में जो बांट रहे हैं, ये मनुष्य सब एक ही है, चाहे दलित हो चाहे ब्राह्मण अच्छा, हो। इतना होने के बावजूद तो फिर मनुवाद की बात कहाँ से आ जाती है? राजनीतिक से आ रही है। अभी भी हमारे यहाँ दुर्गा जी का पूजा होता है, जिसमें एक उसमें मोहम्मदन है हमारे, और उस मंदिर का रख रखाव वही कर रहे हैं। और हमारे गांव में जितने भी दलित हैं, सभी लोगों को जिम्मा दिया गया हुआ है पूजा में। अच्छा, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, SC ST के आगे नहीं आने के पीछे क्या OBC या जनरल कैटेगरी के लोग जिम्मेवार हैं क्या? हाँ, जिम्मेवार है। इसमें किसी तरह का आपको अभी भी देखिए बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है इसमें। क्या लगता है हम 2023 में हैं कि आज भी हम 1947 और 50 के बीच वाले दौर में ही घूम रहे हैं? हम लोग उसी दौर में गुजर रहे हैं। जयराम जी, कैसे बदलेगा समाज? देखिए साहब, ऐसा है कि आपको याद होगा कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति बने डॉक्टर KR नारायणन साहब। इन्होंने लाल किले के प्राचीर से लगातार यह आह्वान करते रहे। उस समय की सरकार नरसिम्हा राव की थी। उन्होंने बराबर कहते रहा कि
हमें प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन दो हमारे वर्ग को। उसके पीछे वो देख लिए थे, नरसिम्हा राव जी के टाइम से ही भी एक मानसिकता बन गई थी। क्योंकि नरसिम्हा राव जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, मित्रवत संबंध दोनों के बीच में बहुत अच्छा था। मैं इस चैनल के माध्यम से खुली मंच से मैं बोलना चाह रहा हूं, दोनों के गठजोड़ से प्राइवेटाइजेशन का काम चालू हो चुका था। आपको याद होगा गेट समझौता हुआ था जेनेवा में, WTO, और उसमें खुला बाजार का भी ये किया गया था और प्राइवेटाइजेशन शब्द भी आ चुका था उस समय। हालांकि प्राइवेट कोई भी सार्वजनिक संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, चाहे रेलवे हो या अन्य कोई संस्थान बेचा नहीं गया था, लेकिन वो नियम पे आ गया था और आउटसोर्सिंग जैसा कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन वही समय दस्तक दे चुका था। इसीलिए इसी को जान के KR नारायण साहब ने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर में भी वंचितों को आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं 2014 से लगातार सरकारी संस्थाओं का या सरकार के सारे उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। इसके पीछे न रहे बास। अच्छा, क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि सरकार के अंतर्गत अगर निजीकरण का प्रावधान लाया गया तो इससे विकास की गाड़ी बढ़ेगी? जी नहीं, विकास की गाड़ी नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा क्या कारण है कि आउटसोर्स में काम करने के बाद किसी चीज का उत्पादन अधिक होता है और नॉन आउटसोर्स वाले उत्पादन कम करते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ी बात है, अगर घर का मालिक हम हैं या किसी संस्था का मालिक हम हैं तो उसको देख रेख का जिम्मा भी हमको सुचारू रूप से करना चाहिए। इससे पूर्ववर्ती सरकार, जो पहले की सरकारें थी, चाहे इंदिरा जी की सरकार ले लीजिए, राजीव जी की सरकार ले लीजिए, उस समय तो नहीं कहा जाता था कि कोयला सेक्टर घाटा में है, उस समय नहीं कहा जाता था कि रेलवे घाटा में है, उस समय नहीं कहा जाता था कि इस्पात मंत्रालय का जो फैक्ट्रीज है, कारखाने हैं, वो घाटा में है। क्या आप सरकार पर हमलावर हैं या अपनी स्थिति का सुधार चाहते हैं? दोनों दो मुझे अलग अलग बिंदु है। अपनी स्थिति का भी सुधार चाहते हैं और देश का आर्थिक स्थिति का भी सुधार चाहते हैं। अपनी स्थिति पर अगर मैं जानना चाहूं तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण का व्यवस्था किया जाए। क्या आरक्षण, राजेश जी, समाधान हम मान लें? देखिए, आरक्षण अगर समाधान होता तो आज 5000 से अधिक लोग दलित का सर्टिफिकेट बना के नौकरी नहीं कर रहे। आरक्षण समस्या का समाधान नहीं है, नियत समस्या का समाधान। सरकार चाहती नहीं है कि हमारे लोग बढ़े। आपका कहना है नीति और नियति दोनों साफ नहीं, नीति और नियति साफ नहीं है। आज देखिए, आउटसोर्स कंपनी जहां पर एक लेबर को, एक एम्प्लॉय को, जो सरकारी संस्था के द्वारा काम कर रहा है, जो सरकारी माने परमानेंट एम्प्लॉय जिसको कहा जाए ठेठ शब्द में, वो परमानेंट एम्प्लॉय का जहां 90 और 95 हजार तनख्वाह है, वहां हमारे गरीबों को 3000, 2000 और 5000 और 8000 में खटाया जा रहा है। आपका कहना है आज जो मार्केट का बैलेंस है, आप एक उसी गरीब को वही सब्जी को खरीदने के लिए जो 50 रुपया देना पड़ता है एक 90,000 कमाने वाले को, वो 10,000 कमाने वाला को भी 50 रुपया देना पड़ता है। भारत में दो भारत है, आपका समीकरण है यही ना? दो भारत, एक खाकर निश्चित तौर पर, और एक बिना खाए ही कुपोषित है। जी जी। अच्छा, सरकार से क्या आपकी मंशा है, क्या चाहते हैं? सरकार से हमारी एक ही मंशा है कि सरकार किसी धर्म जात पर राजनीति ना करते हुए विकास और शिक्षा पर राजनीति करे। जुड़ी हुई जितनी पार्टियां रही, सब लोगों ने तो आपको नहीं, निश्चित तौर पर हम ये नहीं कर रहे हैं। अगर धर्म की हम बात करें या जाति की बात करें तो आपकी भी पार्टियां भी हम ये नहीं कर रहे हैं कि जाति और धर्म दूसरे पार्टी कर रहे हैं, हमारे पार्टी नहीं कर रही है। क्योंकि अभी जो मतलब कहा जाए ना कि जो ट्रैक बन गई है, उसमें गाड़ी दौड़ाने के लिए मजबूरी में सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम जब तक होता रहेगा तब तक देश का विकास नहीं। आपको याद होगा कि भीम आर्मी के जो सबसे प्रमुख हैं चंद्रशेखर जी अपनी सीट नहीं बचा पाए। निश्चित तौर पर क्या कारण रहा होगा? देखिए कारण रहने का बात है कि देखिए नहीं बचा पाने का कारण है कि बाबा साहब, हम बोल रहे हैं बार बार, बाबा साहब जो बोले थे यूनिटी,
तो हम लोग यूनाइट कहाँ है? वहां पर भी मार भी लड़ा, कोई भी जाति यूनाइट आपको नहीं दिखेगा। तो देखिए मेन है कि कारण है कि आप देखिए मेन है कि राजनीति जाति विशेष पर नहीं होता है, और यहाँ जाति विशेष पर राजनीति जो लोग करेंगे वो कभी कामयाब नहीं होंगे, चाहे वो चंद्रशेखर जी हो चाहे अन्य कोई। राजनीति जाति विशेष पर नहीं, समस्या विशेष पर होना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग के भी लोग हों। जिसको जो गरीब है उनके लिए हमको हर हाल में खड़ा रहना होगा, जो दुखी है। अभी एक आरोप आपकी तरफ से निकला था कि अपने भी लोग कुछ ऐसे हैं जो छल रहे हैं हमें, निश्चित तौर पर वो कौन है? क्या वो राजनीतिज्ञ हैं या ऊपर के अधिकारी हैं? पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लोग जो स्वार्थ से भरे हुए लोग हैं वो हमको छल रहे हैं। जयराम जी देखिए साहब, कौन किनको छल रहा है? सबसे बड़ी बात है कि न्यायिक प्रणाली जो है, देश की न्यायिक प्रणाली में को भी आज राजनीतिक रूप से पंगु बना, राजनीतिक व्यवस्था न्यायिक प्रणाली पर हावी है। देखिए, चूंकि इस चीज की पुष्टि ना आप कर सकते ना हम कर सकते, तो मुझे लगता है हमें उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। नहीं साहब, न्याय नहीं, लेकिन न्याय अपना एक उसका अपना एक प्राधिकरण है साहब। मैं एक घटना का आपको ये दे रहा हूं, आपके साथ हाथरस की एक बेटी का, हाथरस की एक दलित बेटी के साथ। क्या फॉरवर्ड की बेटी के साथ घटना नहीं घटता? साहब ओबीसी की बेटी के साथ घटना नहीं घटता? साहब दिखाना दीजिए कि इस तरह की विभत्स घटना हुई हो किसी स्वर्ण की बेटी के साथ, कि उसके बाप को उस बेटी का लाश भी नहीं दिया गया। बिल्कुल आपकी बात का हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन क्या ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ घटनाएं घटती हैं या नहीं? राजेश जी, उनके साथ भी तो घटनाएं घटती हैं। देखिए मेन है घटती हैं, लेकिन जो अभी समस्या आप जिसका बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जो अनुपात है, बिल्कुल इसको हम मानेंगे, जो अनुपात है वो आपको देखने को मिलेगा कि कहां पर कम है कहां पर ज्यादा है। आप किसी को एकदम समझते हैं कि ये कीड़े मकोड़े का जीवन जी रहे हैं, इसके साथ कुछ भी कर लो, कोई देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे स्थिति में भी बहुत लोग हैं। पंडित जी, SC ST कानून होने के बावजूद भी मुझे लग रहा कि वो अधिकार नहीं मिल पा रहा कि जो इन्हें मिलना चाहिए। देखिए, आपके टीवी के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि एक तो आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए सरकार को। आज हमारे बड़ी जिम्मेवारी से आपको ये कथन कहना पड़ेगा कि आरक्षण खत्म करके आप दलितों को आगे कैसे ला पाएंगे? फिर सुनिए, दलितों को लाने का सबसे पहले इंदिरा गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थी, वो कोलियरी, प्राइवेट कोलियरी को नेशनलाइज उन्होंने किए। नहीं, कोलियरी का मामला अलग है पंडित जी। यहाँ हम नहीं, ये बताइए आप आरक्षण खत्म क्यों करना चाहते हैं? और सारा नौकरी उसमें किसी जाति के विशेष पर नहीं हुआ। पहले आप बताइए, नहीं पहले आप बताइए आप आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं? आरक्षण इसीलिए आपका, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपके पास भी तो 50% रिजर्व है। आज जिस तरह से सीटों की संख्या आई है उसमें आप ओबीसी के अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो ब्लैंक रह जाता है, SC ST का कैंडिडेट नहीं मिलता है तो ब्लैंक रह जाता है। लेकिन क्या SC ST का स्टूडेंट जनरल में जाकर नौकरी ले सकता है? फिर आप रिजर्वेशन क्यों हटाना चाहते हैं? नहीं, रिजर्वेशन इसीलिए हम हटाना चाहते हैं, जैसे आरक्षण जो हुआ, अब हम लोग ऐसा ब्राह्मण जाति हो, चाहे राजपूत जाति हो, चाहे स्वर्ण जाति हो, अगर यदि कोई एक शब्द, अगर यदि किसी महिला के साथ हम लोग यदि दुर्व्यवहार से कुछ एक शब्द भी बोल दें तो SC ST एक्ट वाटर लग जाता है। मतलब आपका कहना है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एक्ट गलत तरीके से आप पर लागू किया था। क्या जयराम जी मानेंगे इन चीजों को? साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं श्रीमान रविंद्रनाथ पांडे जी से कि कभी किसी ने किसी जानवर के ऊपर मनुष्य को पेशाब करते हुए देखा है क्या? इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में हुआ। एक आदिवासी के शरीर पे पेशाब कर दिया गया। नहीं ठीक है, नहीं साहब मेरी बात सुन लिया जाए। आरक्षण पर भी मैं आता हूं। अगर ये आरक्षण इतना गलत है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो पूरे हिंदुस्तान में मात्र 15% है उसको 10% का आरक्षण
आर्थिक रूप से कमजोर बता के 10% का आरक्षण क्यों दिया। और आज इसी फॉर्मूले के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार जो मात्र 15% लोगों के को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है, उसके सरकार को इस्टेब्लिश मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ सिर्फ इसी फॉर्मूले पर कि 10% जो स्वर्णों का आरक्षण दे दो, जो 15% है। हम लोग तो 85% है, हम लोग 85% है, हम लोग को 49.5% रिजर्वेशन मिलता है। बाकी जो है 50.5% जो है वो जनरल को मिल जाता है। पंडित जी, क्या आज भी लगता है कि दलित राजनीति में एक ट्रम्प कार्ड है, या वोट की राजनीति केवल उनके साथ होती है? विकास की राजनीति से ये अपने आप को बहुत परे समझते हैं। इसको राजनीतिक तौर पर लाना ही नहीं चाहिए। जो क्या आप मानते हैं कि आज भी दलित जो वंचित लोग हैं वो एक राजनीति के लिए ट्रम्प कार्ड है? नहीं, ये हम नहीं मानते। राजेश जी, देखिए, निश्चित तौर पर हम बताना चाहेंगे कि अभी जो डिस्कशन हो रहा है, दो अलग अलग मुद्दा है। रिजर्वेशन और एट्रोसिटी एक्ट दोनों अलग अलग मुद्दा है। बाबा का कहना है कि हम किसी को गलती से भी गलत कह देते हैं या मजाक से भी कह देते हैं तो केस हो जाता है। आप देखे होंगे केस का आंकड़ा, दहेज उत्पीड़न से ज्यादा एट्रोसिटी एक्ट का केस नहीं होता है। दहेज उत्पीड़न का केस तो उससे पहले हटाना है। बिल्कुल। और जहां तक एट्रोसिटी एक्ट का बात है, तो आज भी जो है आप देख लीजिए पूरे देश में जो लोगों के साथ बीत रहा है, बावजूद वो केस नहीं कर पा रहे हैं। आंकड़ा जो भी दे दे, जो लोग कह लें, लेकिन जो एट्रोसिटी एक्ट का जो लाभ है या जो लोगों को जानकारी नहीं है, आज भी लोग उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये अच्छा, बहुत सारी जातियां छिपा हुआ नहीं। SC/ST के अंतर्गत बहुत सारी जातियां ऐसी हो जाती है जहां बहुत सारे गांव या जगहों पर आज भी उन्हें पानी नहीं लेने दिया जाता है, मंदिरों में बिल्कुल अंदर नहीं प्रवेश करने दिया जाता है। क्या लगता है कि हम 2023 के आधुनिकीकरण और इंटरनेट के 5G में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आज फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इसके जरिए से हम लोग देखें कि आज भी राजस्थान हो, गुजरात हो, बहुत जगह पर मंदिरों पर लिखा हुआ है कि यहाँ दलितों का प्रवेश वर्जित है। हम लोग हाल फिलहाल एक वीडियो में देख रहे थे कि वहाँ दलित का कुआं में दलित पानी नहीं भर सकता है, उसको पानी कोई उठा के देगा तब वो पानी ले जा सकता है। अच्छा, उसको इंतजार करना पड़ता है। ये जो मन में इनका पीड़ा है, ये कैसे बदलाव आना चाहिए, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? क्योंकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भी हैं और बहुत लंबे समय से राजनीति में। आज हम लोग कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या किसी दल की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं वह समाज का जो वाकई कुंठित, अपने आप को कुंठित समझ रहा। कैसे बदलाव आएगा? देखिए सर, हम तो ब्रिटिश सरकार से भी देखते आ रहे हैं। उस समय पहले जमींदारी का प्रथा भी हमारे यहाँ था। उसमें जाकर के किसी तरह का जाति वोट हो या आदिवासी हो, किसी तरह का कोई भेदभाव हम नहीं देखे। क्या जयराम अभी जी भी- वाकई में आप मान रहे हैं कि भेदभाव अभी खत्म भी- दिख रहा है क्या? सर, आपके चैनल के माध्यम से अभी भी मैं कहता हूँ कि ये सब चीज हम ब्राह्मण होते हुए भी हम एक ही चीज जानते हैं कि सब मनुष्य जाति के हैं और मनुष्य अच्छा, जब इस है। तरह की घटना आपके तक पहुंचती है तो मन में पीड़ा पहुंचता है क्या? नहीं, जैसे दलित अगर कहीं शोषित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तो मन में तकलीफ होता है। तकलीफ होता है। उस व्यक्ति को आप क्या संदेश देंगे जो वाकई शोषण कर रहे हैं समाज में? उसको तो हम दंडित भी करते हैं, केस भी करवाते हैं। हम बहुत ऐसे दलित लोगों को जिसका भूमि नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि उस व्यक्ति को मैं अपना जमीन दान दे करके अपने खर्चा करके उसको घर बिठाने का काम किया है। समाज कैसे बदलेगा जयराम जी? साहब, आप जान रहे हैं 2014 से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने ही
रामनाथ कोविंद जी को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत किया। यही रामनाथ कोविंद जी जब पुरी जाते हैं सपत्नीक दर्शन को, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने, उनको घुसने नहीं दिया जाता है। अच्छा, कारण है आप बीजेपी पर हमलावर हैं। मैं तो इसी बात को नहीं समझ। नहीं 2014 की बात ही कर रहे हैं आप। ये मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूँ। और जब लोकसभा, जब नए लोकसभा आपको शिलान्यास होता है, आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी को भी पूरी मंदिर में प्रवेश करने पर मैं इंदिरा गांधी पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका जो है जिस तरह से लोग बोलते हैं कि मुसलमान के साथ शादी कर ली, लेकिन अगर मैं हिंदू जो तथाकथित हिंदूवादी लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप हिंदू नहीं हैं कि मैं एक चीज बताएं कि दलित हिंदू है या नहीं है, आदिवासी हिंदू है या नहीं है। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी को बांस बल्ली लगा हुआ था, उसको बांस बल्ली के पीछे रखा गया, वो उसको अंदर जाने नहीं दिया, और वहीं पर एक केंद्रीय मंत्री अश्नवी वैष्णव को जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर में पूजा करते हुए दिखाया गया, सिर्फ इसलिए कि अश्नवी वैष्णव अंदर गए कि वो ब्राह्मण का बेटा है, और द्रौपदी मुर्मू को बाहर बैठाया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी दलित आदिवासी के साथ अत्याचार कम नहीं हुआ है। इस पर सभी लोगों को, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, सबसे पहले तो मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते पहले मानवता का पाठ सीखे, उसके बाद खुद को वो हिंदू या मुसलमान कहना कहें। राजेश जी, अगर हम लोग इस तरीके से सोचे कि समाज को एक नया आयाम देना है और किसी जाति धर्म का हो, कहीं ना कहीं उसमें समानता की बात मन में खुशी के साथ, तो किस तरीके से समाज की परिकल्पना या कल्पना की जाए? देखिए, समाज में समानता तब भी आएगा जब जिसकी जितनी संख्या भागी उसकी उतनी भागीदारी हो। बिना भागीदारी को ये भागीदारी किस तरफ आपका इशारा है? हर केवल राजनीति क्या, हर चीज में, नौकरी में हो, पॉलिटिक्स में हो। जैसे आप जानते हैं कि आज एक भाई भाई का बंटवारा, भागीदारी बराबर नहीं होता है, तो दो भाई जो एक ही माँ के पेट से जन्म लेते हैं बर्दाश्त नहीं करते हैं। दलित तो बरसों बरस से बर्दाश्त करते आ रहा है, उसको आज तक अंश नहीं मिला, हिस्सा नहीं मिला। आज जो कहते हैं पट्टा बांट रहे हैं, पट्टा ऊपर से कोई लेके नहीं आया। सबको यहाँ जो जिसके करीब रहा, जो राजनीति के करीब रहा उसको सत्ता मिला, जो राजा के करीब रहा उसको अधिकार मिला, तो वही अधिकार का पट्टा हम लोगों ने बांटा। अच्छा चलिए, तो किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को आधा मिला, किसी को। आज तो लोग, एक समय था जब हम लोग देखे हैं, हम लोग जिस गांव में रहते हैं उस गांव के अगल बगल या जो क्षेत्र पूरा हमारा कहिए, पूरा झारखंड कहिए, लोग पेट भात में काम करते थे कि सुबह गए, दिन भर काम किए, एक पेट खाना मिल गया तो उतने में खुश रहते थे। तो ये स्थिति भी आज जो स्थिति है, आप जाके देखिए, गांव नहीं, आप धोड़ा में जाके देखिए क्या स्थिति में लोग जी रहा है। हम अभी लूती पहाड़ी गए थे, वहाँ है दलित समुदाय का एक बस्ती है, वहाँ हम लोग गए तो दीवार में लगता है कि 1/2 इंची का डस्ट बैठा हुआ है। हम जब पूछे कि भैया तुम लोग यहाँ काहे रह रहा है, सबको तो टीबी बीमारी हो जाएगा, सब मरेगा टीबी से। बोला भैया यहाँ तो एक झोड़ा कोयला मिलता है कि हम लोग बेच लेते हैं तो हम लोग जी रहे हैं, नहीं तो क्या करेंगे हम लोग अगर यहाँ से जंगल की तरफ चले जाएंगे, यहाँ सराय का गाछ बिने की पत्ता बेच लेंगे। अच्छा, क्या होना चाहिए अगर अंतिम हम लोग आपसे जानना चाहें कि एक राजेश राम जी के मन में जो चल रहा हो, इस तरीके से कर लेने से समाज बदलते? देखिए, मेन है कि परमानेंट माने समस्या का समाधान ना रिजर्वेशन है, ना दलित ट्रम्प कार्ड से राजनीति करना है। समस्या का समाधान हम एक ही बात कह रहे हैं कि अधिकार का बंटवारा होगा तभी समस्या का समाधान वाली बात हो। इक्वलिटी, जयराम जी, चाहे शिक्षा में हो। आज लोग कहते हैं कि हमको रिजर्वेशन से नौकरी मिल रहा है, लेकिन हम अपने बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो सरकारी स्कूल में 8 क्लास में 3 गो शिक्षक पढ़ा रहा है 8 क्लास के बच्चे को, वो क्या एजुकेशन मिलेगा? जहां पर 1 क्लास को पढ़ाने के लिए हर पीरियड पर अलग अलग टीचर हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको क्या मिलेगा?
और हम जाके कंपटीशन जब IAS के बैठेंगे, चाहे IRS के UPSC बैठे, चाहे BPSC बैठे, चाहे JPSC बैठे, वहां कंपटीशन का क्वेश्चन एक ही होगा, कैसे हम आगे जाएंगे या हम कोचिंग कैसे करेंगे। हमारे लोग यहाँ तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है कागज पर कि निःशुल्क ये होता है, निःशुल्क वो होता है, निःशुल्क, लेकिन देखने को क्या मिलता है। आप जो बताएं, एक चीज अभी आ रहा था कि हम लोगों को रिजर्वेशन 49.5 मिला हुआ है, लेकिन आप बताइए कि उस रिजर्वेशन के कैटेगरी से बाहर पहले था कि रिजर्वेशन, मान लीजिए रिजर्वेशन के अंतर्गत हम फॉर्म भरे और अगर हम जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर ले आते हैं तो हमको जनरल कैटेगरी से नौकरी मिल जाती थी, अभी नहीं मिली, लेकिन आज उसको भी रोक दिया गया है। तो आप समझिए कि 85% आबादी जिसको कहते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी मिला के, वो 85% को मात्र 49% रिजर्वेशन और 51% रिजर्वेशन जस्टिस दीपक मिश्रा 51% रिजर्वेशन मिल रहा है आपको केवल जनरल। क्या करना चाहते हैं, जिसमें भी ये जो है, जिसमें भी जयराम जी, जिसमें भी पुअर कह के और 10% रिजर्वेशन को जोड़ दिया गया। माने अब पुअर का क्रीमी-लेयर और माने SC ST OBC का क्रीमी-लेयर और उसका क्रीमी-लेयर का भी अंतर। क्रीमी-लेयर आज भी एक सस्पेंस बना हुआ है। हाँ, क्या बता रहे थे जस्टिस? जस्टिस दीपक मिश्रा से ये कुकर्म करवाया गया है भारत सरकार के द्वारा कि दलित को और दलित बना दो, कि जीवन भर रेंगता हुआ रहे, आदिवासी को और ऐसा कर दो। आज आपको ये आप जान रहे होंगे कहीं भी सरकारें अभी जो है आदिवासी नहीं बोलती हैं, बिल्कुल हरिजन वनवासी बोला जाता है, आदिवासी नहीं, क्योंकि सभी चीजों पर उसका पहला अधिकार है। ये छलने की काम हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी तीनों पैनलिस्ट का। चूंकि हमारा संवैधानिक संरचना इस तरीके से हमें बतलाता है कि आप किसी भी जगह पे रहें, हालांकि जिस तरीके से प्रावधान बनाया गया है वो जरूर आपके तक पहुंचेगा, लेकिन प्रश्न आज भी उठता है और आज भी उसी जगह पर हम खड़े हैं कि निःशुल्क शब्द के माध्यम से क्या हम अपने बच्चों का तकदीर बदल पाएंगे? निःशुल्क शिक्षा के, चिकित्सा के माध्यम से क्या हम आज बड़े से बड़े चीजों का इलाज करवा पाएंगे? क्या निःशुल्क या राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिबर्टी या राइट टू फ्रीडम का बात रखकर समानता और स्वतंत्रता मिल पाएगा कि नहीं? अंतिम कुछ शब्दों में जानना चाहेंगे तीनों पैनलिस्ट से कि अगर समाज की परिकल्पना इसी तरीके से है तो समाज बदलेगा कब? 2023 5G के जमाने में हैं हम और 2024 में हो सकता है आने वाले समय में हम 6G में प्रवेश कर जाए। ये G से 6G का सफर तो हम पहुंच गए, लेकिन समानता जी वाली शब्द कब मिलेगी? अंतिम राजेश जी से आपसे जानना चाहेंगे, क्या सरकार से गुजारिश रहेगी? मुझे तो लगता है एक आम आदमी केवल गुजारिश ही कर सकता है, लेकिन राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में बैठे हुए लोगों से आपकी क्या इच्छा है जो वो कर पाए? सरकार से केवल एक ही गुजारिश रहेगी कि G20 करते वक्त हमको कहीं पंडाल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े झोपड़ियों को ढकने के लिए। जयराम जी, मैं तो कहना चाहूंगा कि सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, जनता जनार्दन होती है। कम से कम अपने मालिकों से उसको मुंह छुपाने की बाद में जरूरत नहीं पड़े, ऐसा काम सरकारें करे। पांडे जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा गलती तो जनता के ऊपर में है, जो राजनीति के तौर पर है। आप जैसे एक शब्द हम लोगों से क्वेश्चन किए कि निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क आपका स्वास्थ्य, ये सब जो है सर, ये हम लोगों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। ये सरकार सिर्फ छलावा के लिए, अपना वोट, अपना अधिकार जमाने के लिए ये हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहावत है ना, झोपड़ी दे दो लेकिन खोपड़ी, झोपड़ी दे दो लेकिन खोपड़ी मत दो। अंतिम इसी चीज के साथ हम वाइंड अप करेंगे। एक राजा ने कहा कि रात है तो रानी भी कही कि रात है, मंत्री भी कहा कि रात है और संतरी भी कहा कि रात है, लेकिन क्या कहें प्रभु, यह बिल्कुल सुबह 6 बजे की बात है।
धन्यवाद आप सभी का। बहुत बड़ी बात एक ही शब्दों में कहना है कि समानता और स्वतंत्रता की बात केवल पन्नों में सीमित ना रहे, धरातलीय स्थिति में हर व्यक्ति के अंदर जो शाब्दिक रूप से कुंठा पैदा किया जाता है, उससे हमें आजादी कब मिलेगी। जय हिंद श्रीमान। धन्यवाद आप सभी का।